वर्ष थी। उनके चेहरे की झुर्रियां उनके जीवन के किस्से कह रही थी। उन्होंने जापान की ट्रेडिशनल ड्रेस किमोनो पहनी थी। उनको ख्यालों में खोए देखकर मिस ना ट्रे में चाय लेकर आई। मास्टर लेंग, आपकी चाय। मास्टर लैंग अपने ख्यालों से लौटे और मिस ना को चाय की ट्रे के साथ देखकर सोफे पर बैठ गए। मिस ना ने उन्हें चाय दी और वो चली गई। मास्टर लैंग चाय का आनंद ले रहे थे। अचानक उनके कानों में एक आवाज आई। बिना देर किए उन्होंने अपना शुरिकेन निकाला और आवाज की दिशा में फेंका। अंधेरे में से जोरो निकला, जिसका चेहरा खून से सना था, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। कैसे हैं आप मास्टर? मास्टर लैंग को उसके खून से सने चेहरे ने चौंका दिया। लगता है आज तुमने अपना बहुत खून बहाया है। योशिदा उनके पास आया और उनके सामने सोफे पर बैठ गया। सामने पड़ी बंचिंग टेबल पर खून से सनी व्हाइट पॉलिथीन रखी और लैंग के ठीक सामने वाले सोफे पर जाकर बैठ गया। अरे, ये मेरा खून नहीं है। मास्टर लैंग ने ध्यान से उस पॉलिथीन को देखा जिसमें जेफ केंजो का कटा हुआ सिर था। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अपने ही भाइयों और दोस्तों का खून बहाना ठीक नहीं है। मास्टर, आपने ही तो सिखाया था कोई रहम नहीं। और वैसे भी इन सभी की मौत के जिम्मेदार आप हैं। मैंने कहा था कि मुझे जाने दीजिए, पर आपने इन लोगों को मेरे पीछे भेज दिया। आप ये कैसे भूल सकते हैं कि आपका ये स्टूडेंट कितना काबिल है? तुम्हें मेरी हर बात याद है, तो ये कैसे भूल गए कि एक बार शिनोबी बन गए तो अपनी पूरी जिंदगी शिनोबी समुदाय को समर्पित हो जाती है। ये कैसे भूल गए कि हमारी स्थापना शांति बनाए रखने के लिए की गई थी और इस महान समुदाय के नियम हर किसी के लिए समान है। मैं किसी को भी इस समुदाय के नियम को भंग नहीं करने दूंगा। जोरो ने अपने मास्टर की बात बीच में ही काट दी। हम कोई शांति दूत नहीं है, हम बस हथियारे हैं। रही बात शांति की, तो बिना खून बहाए भी शांति स्थापित की जा सकती है। बिना खून बहाए कोई शांति स्थापित नहीं होती। वो बस एक धुंध होती है जिसे जब चाहे हटाया जा सकता है। ऐसी शांति धीमे जहर की तरह होती है। और मैं अब कोई खून नहीं बहाऊंगा। ऊब चुका हूं इस जिंदगी से। मुझे भी अब आम इंसानों की तरह जिंदगी जीनी है। जोरो ने अपनी बात रखी और लैंग उसकी बात सुनकर हंसने लगे। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा? अपने क्लेन की परंपरा को बरकरार रखने के लिए मैं खुद तुम्हें रोकूंगा, चाहे मुझे खून की नदियां ही क्यों ना बहानी पड़े। आपकी जिद शिनोबी क्लैन को खत्म कर देगी। अगर वो मेरे पीछे आए तो क्लैन की परंपरा निभाने वाला कोई नहीं बचेगा। जोरो की बात सुनकर मास्टर लैंग आग बबूला होते हुए अपने स्थान से खड़े हो गए, पर जोरो आराम से अपने स्थान पर बैठा रहा। तभी मास्टर लैंग के सीने में तेज दर्द होने लगा और वो धड़ाम से अपने सोफे पर गिर पड़े। उनकी सांसें उखड़ने लगी और नाक से खून आने लगा। उन्हें समझ में आ गया कि जोरो ने उन्हें जहर दिया है। अरे, मैं तो भूल ही गया आपसे पूछना कि आपको चाय कैसी लगी। मैंने बहुत प्यार से आपके लिए बनाई थी। मास्टर लैंग दर्द से तड़प रहे थे। अब उनके कानों और होठों से भी खून आने लगा था। वे भूल गए थे कि उनका स्टूडेंट जोरो योशिदा जहर बनाने में एक्सपर्ट था। हर निंजा को बचपन से ही हर चीज से जहर बनाना सिखाया जाता था। जोरो ने अपने मास्टर को सम्मान देते हुए सर झुकाया और वहां से जाने लगा कि तभी मेरे मरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे मरने के बाद भी वे तुम्हें कुत्तों की तरह सूंघते हुए पीछे आएंगे और तुम्हें ऐसी मौत देंगे कि फिर कोई शिनोबी ये हरकत ना करे। मास्टर लैंग की आंखों ने हरकत करना बंद कर दिया था। जोरो भी जानता था कि मास्टर लैंग की कही गई बात एक दिन जरूर सच होगी।
3 महीने गुजर गए और जोरो अपने खून खराबे की दुनिया को पीछे छोड़कर इंडिया आ गया। भारत के दिल्ली शहर की हंसराज यूनिवर्सिटी देश की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी में से एक है। यहाँ देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और एक्टर के बच्चे पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी के गेट से जोरो योशिदा ने प्रवेश किया। जोरो जापान छोड़कर भारत भाग आया था। वो जानता था कि अगर वो जापान में रहा तो एक ना एक दिन निंजा उसे ढूंढ ही लेंगे। इसलिए वो भारत आ गया, जिसमें उसकी मदद जापान एम्बेसी के ताकेहिको कातो ने की थी। जोरो केवल 21 साल का था। वो भी दूसरे बच्चों की तरह पढ़ना चाहता था और अब वो अपना सपना जी रहा था। उसने 2D और 3D एनिमेशन में एडमिशन लिया और आज उसका इस यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। वो आगे बढ़ ही रहा था कि उसने देखा कि कुछ सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स फ्रेशर की रैगिंग कर रहे थे। उन्हें देखते ही जोरो के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने फिल्मों और किताबों में रैगिंग के बारे में सुना और पढ़ा हुआ था और आज अपने सामने रैगिंग होती देख वो ये एक्सपीरियंस महसूस करना चाहता था। इसलिए वो खुद उनकी तरफ चल दिया, पर उसे ये पता नहीं था कि जिस एक्सपीरियंस के लिए वो आगे बढ़ रहा था, असल में उसने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली थी। एक्सक्यूज मी। जोरो रैगिंग करने वालों के पास जाकर स्माइल करते हुए उन स्टूडेंट्स से बोला। जो स्टूडेंट्स रैगिंग कर रहे थे वो जोरो को देखकर चौंक गए। अरे ये तो चाइनीज है। एक लड़की आगे आई जिसका नाम अंजलि था। नो ब्रो, ये कोरियन है, सारंगदेव। नहीं, मैं जापानीज हूँ। जोरो के मुंह से शुद्ध हिंदी सुनकर सारे स्टूडेंट्स चौंक गए। निंजा क्लेन में जब भी कोई निंजा बनता था तब उसे 5 से 6 देशों की भाषाएं सिखाई जाती थी। जोरो ने भी उन्हीं में से एक भाषा हिंदी सीखी हुई थी। क्या आप रैगिंग कर रहे हैं? एक विद्यार्थी ये सुन आगे आया जिसका नाम राहुल था। हाँ, तो डीन से कंप्लेन करेगा क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि आप मेरी रैगिंग करें। सब स्टूडेंट्स ये सुन उसे घूरने लगे, फिर सभी हंसने लगे। पागल है क्या ब्रो? सायरन की आवाज सुन जोरो ने तुरंत उस दिशा में देखा जहां से आवाज आ रही थी। वो इस सायरन की आवाज से परिचित था। वो जानता था कि यह पुलिस की गाड़ी का सायरन था। उसने यूनिवर्सिटी के गेट पर देखा कि बुगाटी दिवो स्पोर्ट्स कार फुल स्पीड में आ रही थी और उसके ठीक पीछे 5 से 6 पुलिस जीप और कार आ रही थी। बुगाटी दिवो कार यूनिवर्सिटी के गेट से होते हुए ग्राउंड में आकर तेजी से ड्रिफ्ट मारते हुए रुक गई। पुलिस की गाड़ियां भी बुगाटी दिवो के सामने आकर रुक गई। ये सारा नजारा जोरो देख रहा था और तभी गाड़ी से पुलिस फोर्स बाहर निकली। सभी पुलिस ऑफिसर अपनी अपनी गन गाड़ी के सामने पॉइंटेड करके खड़े हो गए। अब वे किसी भी समय कार पर फायर करने के लिए तैयार थे। अपने आप को सरेंडर कर दो वरना हमें मजबूरन तुम पर फायरिंग करनी होगी। तभी बुगाटी स्पोर्ट्स कार का दरवाजा खुला और जो बाहर आया उसे देख सभी हैरान रह गए।